आज हम लेके आए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का तीसरा लेक्चर। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हम तो इसे बचपन से पढ़ रहे हैं, लिख देंगे किलोग्राम, मीटर, खत्म, बस फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, एक यूनिट किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी ऐसा क्या करे कि वो बेस क्वांटिटी बन जाए? कुछ कानून तो होगा, कुछ कायदे तो होंगे। एक मीटर का इतिहास पढ़ेंगे, एक किलोग्राम का इतिहास पढ़ेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री का फील लेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ फील लेना है। ये थ्योरी वाला लेक्चर जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की फाउंडेशन बनाने की। अगले लेक्चर से हम पीवाईक्यूज पे शिफ्ट करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। पहले 3 लेक्चर्स क्या थे? सिर्फ हमारे ये कह लो मैराथन्स थे कि हमने थोड़ा सा वो कर लिया, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ गेन कर ली। चलो भाई, थोड़ा सा हमने अपने आप को मोटिवेट करा, कॉन्सेप्ट का फील लिया और फिजिक्स को सीखने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का मजा लिया। चलो तो भाई बात करें अब। चलो, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं, फिजिकल और क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी, आपको ध्यान होगा कि जैसे आप गए कहीं, दूध वाले ने आपसे पूछा सर कितने लीटर दूध दूं, तो आप क्या जवाब देते हो? 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो। आप सेब लेने गए, सेब वाले ने आपसे पूछा सर कितने किलो सेब कर दूं, आपने बोला 2 किलो कर दो। तो क्या क्वांटिटी, यहां पे आप क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, क्वांटिटी माने कुछ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ, तो ये तो क्वांटिटी हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल वर्ल्ड में जो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सके उसको क्या मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहूंगा? हाँ, तो क्या इन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं? कि आप लीटर में दूध नहीं नाप पाते, आप ये सारे काम कर सकते हो। हाँ जी, तो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। दीज क्वांटिटीज कुड बी मेजर्ड, ये आराम से मेजर करी जा सकती हैं, मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। आप बताओ कि क्या आप वेट को मेजर नहीं कर सकते? हाँ जी, आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से वेट मेजर कर सकते हो, लीटर नाप सकते हो, सब कर सकते हो। तो क्वांटिटीज क्या मेजर कर सकती हैं? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये मेजर करी जा सकती हैं। क्या ये फिजिक्स के कुछ कानून फॉलो करती है? ऐसे तो मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और एक यंत्र बना के कह दूं, मैं लिख दूं जी, जैसे हमारे चैनल का नाम क्या है, एक कैलकुलस स्कूल, हमारे चैनल का नाम है कैलकुलस स्कूल। ऐसी एक क्वांटिटी बना दूं 1 CS और कह दू ये फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? अरे भाई मैं एक इंस्ट्रूमेंट तक बना दूं मान लो इसे नापने का, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? लेकिन इसका काम क्या है? काम फिजिक्स में कहां काम आती है? तो अगर कोई भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बनना, 2 कंडीशन होनी चाहिए कि क्या वो सबसे पहले क्वांटिटी मेजर करी जा सकती है एक इंस्ट्रूमेंट से, और दूसरी क्या है, दीज मस्ट फॉलो लॉज ऑफ फिजिक्स, के फिजिक्स के कुछ रूल्स भी फॉलो करनी चाहिए, कुछ इसका एप्लीकेशन तो हो। जैसे एग्जांपल में आप देखो, आपने क्या लिखा, 1 किलो, 2 किलो, 3 मीटर, 2 किलोमीटर, या आपने कुछ भी लिखा और आपने मान लो 4 लीटर दूध लिख दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इन्हें मेजर कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो। क्या इनका कोई फिजिक्स में इस्तेमाल है? वेट मेजरमेंट करने के लिए और डिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसी चीज को नापने के लिए, हर जगह तो इसका इस्तेमाल है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? एक चीज ये देखो, क्या 1 किलो और 2 किलो सेम है? नहीं, अलग अलग क्वांटिटीज हैं। तो एक चीज क्या बोली कि क्वांटिटी होनी चाहिए। अब क्वांटिटी किससे आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू से। क्या 3 मीटर और 2 किलोमीटर बराबर है, या 3 मीटर और 3 किलोमीटर बराबर है? नहीं। तो 3 और 3, हाँ जी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन बराबर है। तो इनके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं मुझे 2 दे दो, मैं सेब ले जाऊं, कह दूं मुझे 2 दे दो, वो सोचेगा 2 सेब दूं, 2 किलो सेब दूं, कितने किलो सेब दूं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट तो लगाओ। ऐसे आप कह दो मुझे कपड़े का थान कटवाने का, और आपने कह दिया 1 दे दो, वो बोले क्या दे दूं, 1 मीटर दूं, 1 सेंटीमीटर का कपड़ा काट के दूं, 1 मिलीमीटर का कपड़ा काट के दूं, पूरा 1 किलोमीटर का कपड़ा काट के दे दूं। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए?
अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, आपने कहा 3 दे दो, हमें 3 चलना है, ड्राइवर के पास गए, हमें 3 चलना है, वो बोले क्या 3 चलना है, 3 मीटर चलानी है गाड़ी या 3 किलोमीटर चलानी है, कैसे चलानी है, कुछ तो बताओ। तो आपको क्या चाहिए इसके साथ, एक यूनिट, कि यूनिट बताइए कि ये क्या है, किस स्टैंडर्ड के उसमें आप इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन क्रॉस यू, ये क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, या ये क्या है हमारी मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, और ये क्या है हमारी यू, यू क्या है, यूनिट है। तो हमें क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को होने के लिए क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। चलो भाई, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ना हो? ये सवाल मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, यहां डिस्कस नहीं करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्रॉस यूनिट, समझ में आई बात? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है दिखा, हाँ, तो ये चीज मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि यूनिट होनी नहीं होनी, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी नहीं होनी, ये सब अगले में डायमेंशंस के साथ फील लेकर पड़ेंगे। तो दो कंडीशंस अगर कोई क्वांटिटी वेरीफाई कर रही है तो वो क्या कहलाने योग्य है, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, एक्सेसिबिलिटी, और ये क्या है, मेजरमेंट, दो कोर पैरामीटर फॉर क्वालिफाइंग एनी क्वांटिटी एज फिजिकल क्वांटिटी। चले, ठीक है, बड़े आगे, ये क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। चलो, अब एक यूनिट की मैंने बात करी, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप समझ गए, मैग्नीट्यूड, हाँ जी। अब मैंने यहां पे एक चीज की और बात करी थी, उसको आप ध्यान में रखो, यूनिट। तो अब आपके मन में एक सवाल नहीं आएगा कि एक यूनिट को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, अब आप इसे डिफाइन कैसे करोगे कि एक यूनिट होती क्या है? तो देखो भाई, एक यूनिट होती क्या है, व्हाट इज ए यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है कि आपने किसी चीज को एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जैसे आपने ली 1 किलोग्राम, आपने कोई यूनिट मान लो सेट कर दी, 1 किलोग्राम नहीं, आपने एक वेट की यूनिट सेट करी, वेट की कोई यूनिट सेट करी जी, हमने ये यूनिट सेट करी, ये कुछ है, ये एक हमारा सिलेंडर है, हमने एक नई यूनिट तैयार करी, एक सिलेंडर अपनी वेट की, हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड सिलेंडर तैयार करके रख दिया। अब हमारे पास है कुछ जानवर, कौन कौन से जानवर लें, चलो, एक मैं ले लेता हूं डॉगी, ये हमें देख के खुश होके पूछ ला रहा है, ये हमारा डॉग। एक मैं क्या ले लेता हूं, एक शेर ले लेते हैं, चलो भाई, लायंस मेन, ये भाई बड़ा खुश शेर है, हमारा खुश मिजाज शेर है, ये हमारे शेरू भाई हो गए। ये क्या है जी, हमारे लायन है, चलो भाई लायन साहब बना दिए। एक हमने एलिफेंट साहब बना दिया, और मेरे को जहां तक ध्यान है कि एक बकरी वाला और एक एलिफेंट वाला एग्जांपल एच सी वर्मा सर की किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के पार्ट 1 में पहले चैप्टर में दिया गया है। तो ये हमारा शेरू भाई होगा, ये हमारे डॉगू जी होगा जी, ये हाथी भाई होगा, हाथी भाई। चलो, अब हमने यूनिट करी, हमने क्या बोला कि इसकी 20 गुना है, इस यूनिट से 20 गुना है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 20 यूनिट्स है ये हमारी एक यूनिट है, एक सिलेंडर हमारा, ये से 20 गुना है इस यूनिट से, तो 20 यूनिट्स। ऐसे ही हमने कह दी इसका मान लो 50 यूनिट है, 50 यूनिट्स। और ऐसे हमने इसे क्या कह दिया, ये कितना है जी, मान लो 80 यूनिट्स है इसके बराबर में। तो हम क्या यूनिट्स की मदद से कंपेयर नहीं कर पा रहे कि ये इससे कितना ज्यादा है, 2.5 टाइम्स। हम इससे कंपेयर क्यों कर पा रहे कि 4 गुना ज्यादा है। हम इससे क्या कंपेयर नहीं कर पा रहे कि इससे 1.6 टाइम्स ज्यादा है, और इससे ये नहीं कर पा रहे कि इसका 0.4 टाइम्स है। ऐसा कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे, क्या क्यों कर पा रहे, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि एक डॉग स्टैंडर्ड है, नहीं, हर डॉग का वजन अलग होगा, हर शेरू भाई का अलग वजन होगा, हर एलिफेंट का अलग वजन होगा। तो भाई हमने एक यूनिट सेट करी कि ये स्टैंडर्ड है, ये इस स्टैंडर्ड का 20 गुना है तो 20 यूनिट, ये स्टैंडर्ड का ये शेरू भाई 50 गुना है वजन में तो 50 यूनिट, ये हाथी भाई भाई हमारे 80 गुना है इसके, इसलिए ये 80 यूनिट। समझ में आया? तो हमें यूनिट की जरूरत क्या पड़ी, एक यूनिट। हाँ, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट माने यूनिक नेम, यूनिट क्या है, एक यूनिक नेम है।
यूनिट इज ए यूनिक नेम गिवन टू अ स्टैंडर्ड। अगर हम कोई ऐसी यूनिट तैयार ही ना करते तो क्या हमें एक स्टैंडर्ड मिल पाता? नहीं, यूनिट एक स्टैंडर्ड को एक यूनिक नेम दिया गया है बाय इंटरनेशनल बॉडीज। समझ में आ गया? हाँ, अभी इंटरनेशनल बॉडी की बात करें, कौन देता है ये नाम, तो समझ में आया कि हमें एक यूनिट की जरूरत क्या पड़ी। हमें कंपैरिजन करने के लिए, हमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिस्टम में एक यूनिट की जरूरत पड़ी। व्हाट इज अ यूनिट? अब ये यूनिट देता कौन है और क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टाइप की तरफ चलेंगे। चलो चलो भाई, कोई परेशान नहीं होगा। मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि कृपया नोटबुक और पेन निकाल के मेरे द्वारा बताई गई बातों को नोट करने की कृपा करें। यदि आप इस विषय को दोबारा सुनना चाहते हैं तो 2 बार अपने लेफ्ट में टैप करें और बैक जाके सुने, ठीक है? और जो मैंने बोला, अगर आप उसे भी दोबारा सुनना चाहते हैं 2 बार फिर बैक जाके टैप करें, ठीक है? अब कौन देता है यूनिट्स को नाम? हु असाइंस यूनिट्स? अब देखो भाई, ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं यूनिट्स बना रहा हूं, मेरी यूनिट का नाम कैलकुलस स्कूल ले लो, सीएस ले लो। अरे ऐसे कौन यूनिट देता है भाई? तो यूनिट देने के ये एक स्पेशल बॉडी है जिसका नाम है सीजीपीएम। इतना भारी नाम, जनरल डे कॉन्फ्रेंस ऐसी कुछ होता है, इसका नाम फ्रेंच लैंग्वेज में इसकी इंग्लिश बता देता हूं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स क्या है कि सीजीपीएम का काम क्या है? वेट और मेजरमेंट, वजन और मेजरमेंट की बात करना। अरे भाई आप एक बात बताओ, इसने कौन कौन सी यूनिट दी? वो तो आपको 7 फंडामेंटल उसमें फिजिकल क्वांटिटीज में, लेकिन इसका काम क्या है? इसको हमें क्यों, हमें ये बॉडी की जरूरत है, ये चीज बताओ मुझे। अगर आप एक बात बताओ, ऐसा हो कि कंट्री है हमारी ए, कंट्री ए में एक यूनिट है, एक यूनिट हमने नाम दिया एक यूनिट क्लोथ, किसके बराबर है जी? मान लो 50 मीटर के, 50 मीटर के। कंट्री बी में एक यूनिट क्लोथ का मतलब क्या है? कोई यूनिक यूनिट होगी हर जगह की, वहां पे मतलब है 40 मीटर। अब अपनी लोकल में खुद कन्वर्ट करते रहो, जो आपकी लोकल वो होती है लैंग्वेजेस, उनमें एक यूनिट कंट्री सी में मान लो है 60 मीटर। अब मान लो इन्होंने कंट्री बी वालों से बोला, ए वालों ने कहा कि कंट्री बी मुझे कितने यूनिट कपड़ा चाहिए? मुझे 600 मीटर कपड़ा दो। अब इनके हिसाब से 600 मीटर क्या है? चलो कंट्री, मान लो कंट्री ए वालों ने क्या दिए पैसे, कंट्री ए ने एक यूनिट क्लोथ के हिसाब से दिए कुछ 4 रुपए दे दिए, 4 रुपए पर यूनिट। और इन्होंने कहा कि आप हमें ना जी 20 यूनिट कपड़ा दे दो। इन्होंने कितने दिए? 80 रुपए। 80 रुपए, 80 रुपए इन्होंने दे दिए कितने कपड़े के लिए? 20 यूनिट्स के लिए। मतलब कितने होगा? 20 इंटू 50, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 1000 मीटर कपड़ा इन्होंने इनसे मंगाया कंट्री बी से। अब कंट्री बी से कितने यूनिट्स बोलते हैं? 20 यूनिट्स बोल दिए इन्होंने, 20 यूनिट्स। उस समय तो मान लो ऐसा कन्वर्जन भी नहीं था, तो 20 यूनिट्स को उन्होंने क्या समझा? तो मीटर में हम बता रहे कि ये क्या है? मॉडर्न। ये हम आज बात कर रहे हैं इस बारे में कि उस जमाने का कन्वर्जन किस रेशियो में था। ये उनके लिए एक यूनिट है, उनकी खुद की। इन्होंने कहा 20 यूनिट, इन्होंने 20 यूनिट भेज दिए इनको। अब इनके पास सिर्फ कितना कपड़ा गया? 800 मीटर। और इनके हिसाब से कितने यूनिट्स हुए 800 मीटर? सिर्फ 16 यूनिट्स। जबकि इनके हिसाब से पैसा कितना गया? पैसा गया 20 यूनिट्स का, और मिले इन्हें सिर्फ 16 यूनिट्स। जबकि नीचे वालों के हिसाब से उन्होंने क्या किया? उनको तो ज्यादा मिल गया। उन्होंने अपने हिसाब से 20 यूनिट भेज दिए, लेकिन इनको क्या मिला? ए वालों को तो सिर्फ 16 यूनिट ही मिले उनकी उसमें। ऐसी मान लो सी और इसके बीच में बिजनेस हो रहा है, ये भेज रहा है यहां से, मान लो कंट्री बी ने कहा कि जी कंट्री सी मुझे आप कितने यूनिट दे दो? 50 यूनिट दे दो। कंट्री बी ने कितने भेजे? 3000 मीटर। हाँ जी, ये 3000 मीटर कपड़ा भेज दिया। अब इन्होंने कंट्री सी को किस हिसाब से पैसा प्राप्त हो? इसके हिसाब से। लेकिन कंट्री बी जो है उसको कितने यूनिट मिल गए? उसको यहाँ पे 75 यूनिट कपड़ा मिल गया। अब बताओ, ये जो डिस्पैरिटी हुई ना, तो इसको क्यों चाहिए था? हमें क्या करना था? डिस्पैरिटी रिडक्शन करना था।
और यही सेम चीज पहले भी करने की कोशिश की गई थी। पहले जर्मनी था, शायद जर्मन रीजन में क्या हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। और जब जर्मन रीजन में ट्रेड होता था, कहीं और होता था, जर्मनी या फ्रेंच कहाँ होता था, आई गेस जर्मनी में ऐसा होता था कि ट्रेड होता था, कई सारे अलग 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 बैरियर हुआ करते थे कि आप एक जगह से गए और दूसरे कोने पे गए एकदम, तो आपको कई सारे 34 बैरियर्स के आसपास क्रॉस करने पड़ता था, हर जगह रीजनल कन्वर्जन चलता था। शायद वुल्वरीन बना था। अब ये शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जर्मनी में बना था, कहीं और बना था, लेकिन यूरोप के आसपास की बात है। तो डिस्पैरिटी रिडक्शन इसका काम होता है, डिस्पैरिटी रिडक्शन करता है ये, कि डिस्पैरिटी रिड्यूस हो, यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी कहां आ सके, यूनिफॉर्मिटी एक तो फिजिक्स एंड नॉलेज में आ सके, कि हर जगह मान लो इनके यहाँ पे किताब लिखी, उनके यहाँ पे एक यूनिट आ रहा है कुछ, इनके यहाँ पे वही सेम चीज अलग आ रही है, तो ये तो यार यहाँ पे कंट्री ए में पढ़ने वाला बच्चा परेशान, कंट्री ए में पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा बी का ऑथर ने क्या लिख दिया भाई, ये मेरे कंट्री में लगा रहा है, सी वाला बोलेगा मेरे में लगा रहा है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो जाएगी। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में डिस्पैरिटी रिडक्शन और यूनिफॉर्मिटी लानी है। मैथमेटिक्स तो इससे क्या होगा, नॉलेज की शेयरिंग ज्यादा हो पाएगी, और यूनिफॉर्मिटी किसमें आ पाएगी, ट्रेड में। इसलिए इस बॉडी ने कुछ यूनिट्स तैयार करी कि ये यूनिट्स हम वर्ल्ड वाइड असाइन करेंगे, और इन्होंने उसके सैंपल्स तक भेजे थे वर्ल्ड वाइड। चलो ये चीज समझ में आ गई कि यूनिट्स कौन देता है, हाँ जी सब समझ में आ रहा है। अब यूनिट्स हो गया, क्यों ये यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है भाई। डिस्पैरिटी रिडक्शन का कारण समझ में आ गया, क्यों हमें डिस्पैरिटी घटानी है, डिस्पैरिटी घटानी है। चलो डिस्पैरिटी घटाएं और एकता बढ़ाएं, और फिजिक्स को मेरे साथ पढ़ते जाएं। चलो भाई समझ में आई आप लोगों को मेरी कही हुई बातें, कुछ बातें अगर बुरी लगे तो कमेंट में बता देना। चलो यूनिट्स कौन देता है, क्यों दी जाती हैं यूनिट्स। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स भी तो होंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होगी, हाँ जी। तो इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्या होता है, एकदम बेसिक। बेसिक क्या क्या मतलब होता है, फंडामेंटल इनसे नीचे कुछ नहीं है, ये सब चीजों का बेस बनाती हैं। तो ये क्वांटिटीज क्या होती है, दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चलो जी मैंने आपकी बात मानी, हाँ जी। और दूसरी क्वालिटी कौन सी वेरीफाई करनी चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एंड कांट बी डेराइव्ड, कांट बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्या आप 1 किलोग्राम को 1 मीटर की भाषा में बता सकते हो कि 1 मीटर में कितने किलोग्राम होंगे, नहीं बता सकते ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यही क्वांटिटीज हैं जिनको आप कोई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका कोई आपस में रिश्ता नहीं है, और ये एक दूसरे से डराइव भी नहीं की जा सकती। चलो भाई इनका चार्ट बनाए, कितनी है ये चीज याद रखना, 7 है इनकी संख्या, 7। आपको ये नहीं बोलेगा 7 इज इक्वल टू थाला फॉर अ रीजन। समझ रहा हूं भाई, मैं क्रिकेट नहीं देखता लेकिन इतना मुझे ही पता है। कमेंट कर रहे हैं लोग, थाला फॉर अ रीजन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थाला फॉर अ रीजन। चलो भाई सीरियल नंबर एक साथ गिनती भी अपनी चला के रखते हैं। चलो भाई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट और उसका सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7, थाला फॉर रीजन हो गया ये तो। चलो बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहले कॉमन सी, मास। मास और वेट दोनों में फर्क होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम्स, और वेट क्या है, mg। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो जो हमारा सीजीपीएम था उसने कुछ यूनिट भी तो दी थी। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी क्या यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, किलो।
ग्राम। अब मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद स्पेलिंग हम बाद में लिखेंगे। किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल क्या है हमारा? केजी। ऐसे ही हमारा क्या होता है? लेंथ या मेजरमेंट करने की। आप बताओ, क्या आप लेंथ नहीं नापते? हाँ जी नापते हो। लेंथ आप किसमें नापते हो? मीटर में। अब देखो डिपेंडिंग ऑन बुक METER लिखा होता है, METRE लिखा होता है, वो इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। मीटर। अब देखो लेंथ के आगे क्या होता है? अब कह रहे ब्रेथ की भी लिख दो, लेंथ ब्रेथ हाइट। अरे भाई तीनों एक ही में तो नापते हो। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। टाइम नहीं नापते? टाइम का मेरी सारी बातें मानो और टाइम को गिनो सेकंड। ऐसा यूनिट है सेकंड्स। अब ऐसा नहीं है कि आर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं हो सकती है। आर भी तो है टाइम की यूनिट, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर की क्या है यूनिट? केल्विन। केल्विन क्यों ली? आप लोग बोलोगे हमें तो ये लगा था डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस होगी, ये कॉमन कॉमन थर्मामीटर पे आती है। अरे भाई लेकिन ये नेगेटिव भी तो हो सकती है। केल्विन नॉन टेम्परेचर में नेगेटिव नहीं हो सकती। जो लीस्ट टेम्परेचर है उसमें भी केल्विन नेगेटिव। जो लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है -27 -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल में पाया जा सकता है, लीस्ट पॉसिबल। नॉर्मल ऐसे नहीं चलते फिरते कहीं भी मिल जाएगा। जो हम लीस्ट पॉसिबल बना पाए वो -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन में आके भी क्या हो जाएगा? 0। बाकी इससे हाइपोथेटिकल तो कह दो -1500 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करो, क्या आएगा? नेगेटिव आ गया केल्विन। अरे भाई रियल पॉसिबिलिटीज की बात करें जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, इवन इन एक्सट्रीम केसेस। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अब क्या करोगे बताओ? हाँ, एक होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डोंट टेक मी रॉन्ग। इसकी बात मैं किसमें करूंगा? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th में। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मान लो जेई इन केस कभी पूछ ले, इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? आधे से आपको तो पता ही नहीं होगा, आधे से आप कह देंगे पता नहीं होगी। कैंडेला भी होती है CD, ठीक है। कैंडेला भी इसकी एक यूनिट होती है। तो मास, वेट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बताओ, सोचो और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सर लिक्विड को नाप लें, वॉल्यूम को ले लें। अरे भाई वॉल्यूम को क्या लोगे तुम 1 लीटर को क्या मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते? हाँ, वॉल्यूम तो लेंथ की यूनिट में आ जाएगी। बात तो कह दी कि मास, वेट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अब क्या ले? सोचो 2 मिनट गहराई से सोचो, कुछ पढ़ा होगा। बताऊं मैं? लिख लिया इतना सबने? चलो भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है कि सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी। अब ये कैसे बताते हो? अगर कोई गैस है आप उसकी क्वांटिटी किस बताते हो? मोल्स में। कोई एटम्स का है, पार्टिकल्स का कलेक्शन है, आप किसमें बताते हो? मोल्स में बताते हो। आप मोल्स में क्यों बताते हो? क्योंकि अब आपको कह रहा है कि 1 मोल, हम कह दे 1 मोल हाइड्रोजन एटम इतने किलो के बराबर है। अरे भाई नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोजन एटम की बात करो, अगर कार्बन होगा तो अलग होगा, कार्बन का वेट तो अलग होगा ना। तो मोल्स है भाई। मोल्स क्वांटिटी बताता है, अमाउंट बता रहा है सब्सटेंस का। तो इसको आप लिख दो MOL डॉट मोल्स। अब सोच के बताओ और क्या होगा? 1 सेकंड सोचो, थोड़ा सा टाइम लो, सोच के देखो, फिर बताओ मुझे। अब देखो 7वीं क्वांटिटी आप लोगों ने 10th में ही पढ़ ली थी दोस्तों, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी याद करो भाई, एम्पियर थी। क्या आप लोग एम्पियर को किसी और में लिख सकते हो? इनमें से किसी में भी मुझे लिख के दिखा दो, मैं मान लूंगा। नहीं लिख पाओगे एम्पियर को, ठीक है। बड़े आगे, हाँ जी। बड़े आगे, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं, बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं, क्योंकि मैंने डस्टर पे थोड़ा सा कॉलन लगाया है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो क्लियर हो गई। चलो भाई, अब फंडामेंटल के आगे क्या? अरे भाई एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। किसकी बात? बेस क्वांटिटीज की। अब ये क्या होती है? अब इनके बारे में सुनो।
क्या 1 किलो सेब इंडिया में अलग वजन के होंगे और 1 किलो सेब अमेरिका में अलग वजन के होंगे? मुझे ये बताओ। नहीं ना। तो भाई ये क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या होती है उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम दो मुझको, इस बोर्ड को अच्छे से साफ कर देते हैं ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट ले तो ये ना कहे कि सर आप बहुत गंदे बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ये वाला व्हाइट बोर्ड भाई बहुत रगड़ रगड़ के साफ होता है। समझ सकते हैं आप लोग मेरी दुविधा को। माइका वाला बोर्ड नहीं है, कहीं सोच रहे हैं कि बोर्ड पे माइका लगी हुई है। 2 मिनट में साफ हो जाएगा भाई, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा बोर्ड को रगड़ रगड़ के साफ करने में। ये आप लोगों के स्कूल कोचिंग का बोर्ड नहीं भाई, ये कपड़ा मारते ही साफ हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड साफ करना भी एक स्ट्रगल है। चलो भाई अब थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर बाद में साफ करेंगे इसे। आ जाओ। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? बेस क्वांटिटीज की। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज सर? अब बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस, बेसिक क्वांटिटीज, ये समझ लो। अब बेसिक क्वांटिटी जैसे क्या होती है? 1 किलोग्राम। क्या आप इंडिया में 1 किलो सेब लो और अमेरिका में लो, कुछ कम ज्यादा होंगे? दोनों सेम वेट क्यों है? क्या आप एक बैलेंस लेना और वहां पे तराजू भाई अपना, यहाँ पे 1 किलो रखना सेब, यहाँ पे 1 किलो सेब रखना, अमेरिका में लिया और इंडिया में लिया। अटे अंडा कुछ सड़गल ना गया कि कोई जगह क्या पहले लाया कोई बाद में लाया सड़गल गया भाई खराब हो गया, नहीं नहीं रखना, दोनों बराबर आएंगे। अगर एक्यूरेसी है मेजरमेंट में, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हेर फेर हो गई तो भाई कोई बात नहीं, वो हम जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर एक्सैक्ट 1 किलो नपवा के लाए हो ना, दोनों वेट बराबर है। ऐसे आप 1 मीटर कपड़ा इंडिया में लो, अगर ह्यूमन एरर ना हुआ 1 मीटर बाय 1 मीटर का कपड़ा ले लो, और ऐसे अमेरिका में ले लो और अगर ह्यूमन एरर ना हुआ अमेरिका में लिए कपड़े में और इंडिया में लिए किसी में भी ह्यूमन एरर नहीं हुआ कपड़े में, आप दोनों को एक के ऊपर एक रख के देख लेना, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। अब बाकी छोटा मोटा ह्यूमन एरर है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो होते रहता है आए दिन। ठीक है, तो 1 किलो भी वही है, 1 मीटर भी है, तो ये क्या है? बेस क्वांटिटीज है हमारी। लेंथ, टाइम, ये सब हमारी क्या है? बेस क्वांटिटीज में आती हैं। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which follows two conditions, जो दो कंडीशंस को फॉलो करती हैं। सबसे पहली कंडीशन है इनवेरिएबिलिटी। क्या 1 मीटर और ये सबको हम बेस क्वांटिटीज इसलिए मान रहे हैं कि ये वेरिएबल है, बदलती है हर जगह? नहीं। अरे भाई वेरिएबल क्या होती है? ऐसे मैं कह दूं कि पूरी दुनिया में जी एक मार्कर को यूनिट घोषित कर दो, एक मार्कर को बेस क्वांटिटी घोषित कर दो कि जो भी एक मार्कर लेके आए जी वो बेस क्वांटिटी है, उसके नाप में देने लग जाओ। तो क्या ये बेस क्वांटिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मेरे हाथ में दूसरा मार्कर है। क्या ये दोनों एग्जैक्ट बराबर है? देखा मेरे हाथों ने एग्जैक्ट बराबर पकड़ा है। क्या ये एग्जैक्ट बराबर है? नहीं, ये ब्लू वाला हल्का सा लंबा है इससे। और ऐसे मैं दूसरा मार्कर ले लू, मान लो मैंने ये ले लिया, अब ऐसे मैं एक और मार्कर ले लू, ये ले लेता हूं भाई, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा। और अगर बड़ा डिस्टेंस में लिया है तो वो और ज्यादा बड़ा होगा, और हर मार्कर की लंबाई अलग होगी। कोई पतला मार्कर हो, कोई लंबा, जो लंबा मार्कर ले आएगा वो सेम पैसों में ज्यादा सामान ले जाएगा, छोटा मार्कर लेके आएगा उसे कम सामान मिलेगा। तो एक मार्कर को बेस क्वांटिटी नहीं है, ये वेरिएबल है। हम एक ऐसी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी मान सकते हैं जो इनवेरिएबल हो, बदलती ना हो। अगर एच सी वर्मा सर ने एक एग्जांपल इसका बहुत प्यारा दिया है कि हम हमारी एल्बो से हाथ के टिप को क्या हम एक बेस क्वांटिटी मान सकते हैं? क्या पूरी दुनिया में हर आदमी का डिस्टेंस बराबर है? हर आदमी के हाथ की टिप से एल्बो तक ये डिस्टेंस के बराबर है? नहीं है भाई।
किसी की एल्बो लंबी है, किसी की छोटी है, वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसको बेस क्वांटिटी कह सकते हो, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। तो क्या बेस क्वांटिटी हो सकती, नहीं हो सकती ये चीजें। तो इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए कि 1 मीटर जैसा हो, 1 किलोग्राम जैसा हो, ये चीज आपने इनवेरिएबल सोर्स बना दिया कि यही है भाई बेस क्वांटिटी। तो दूसरी कंडीशन क्या वेरीफाई होनी चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, कि आपने कह दिया जी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और यूजेज, कि आपने मान लो एक यूनिट बना दी जिसका नाम दे दिया आपने 1 कैलकुलस कूल। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस यूनिट का क्या काम है, क्या ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड रीच है इसकी, वर्ल्ड वाइड रीच है इसकी, नहीं। तो क्या ये हो सकती है बेस क्वांटिटी, कतई नहीं हो सकती। और साथ में क्या होनी चाहिए, इसका यूजेज भी तो हो, कुछ यूजेज इन फिजिक्स, फिजिक्स की फील्ड में कुछ यूजेज हो, तो ही वो क्वांटिटी क्या बन सकती है, बेस क्वांटिटी। तो आपने खुद की बेस क्वांटिटी बना सकते हो, बिल्कुल बनाओ भाई, रोहन मोहन सोहन कोई भी बेस क्वांटिटी बना दो। लेकिन समस्या है आप उसे वेरिएबल कर दिए तो प्रॉब्लम है, इनवेरिएबल होनी चाहिए। अरे चलो मान लो आपने इनवेरिएबल कर दिया, सत्यग्राम लगा दी, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड वाइड, क्या उसका यूजेज है वर्ल्ड वाइड? अगर नहीं है तो बेस क्वांटिटी की तरह तब भी क्वालिफाई नहीं करेगी, तब भी वो फ्लॉप हो जाएगी एज अ थ्योरी टू। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को मेरी बात, मेरी कही हुई कुछ बातें गहराई से। चलो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज की। जैसे कि अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, और ये चीजें क्या है। चलो, और ये वाली हिस्ट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको मिलेगी रेस्निक हेलीजे वॉकर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन, लाल रंग की मोटी सी किताब आती है उसमें। तो उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करी गई है। अब थोड़ी सी फील ले लेते हैं। एक जमाना था जब 1 मीटर हर जगह अलग हुआ करता था, इंडिया में कुछ था, सऊदी के रीजन से जो अरब रीजन से ट्रेडर्स आते थे उनके लिए कुछ और था, यूरोप में कुछ और था, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो 1792 में जो न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस थी, जो न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस थी, ये कहानी दी गई है रेस्निक हेलीचे एंड वॉकर की, जो फिजिक्स की बुक आती है उसके अंदर दी गई है। रेस्निक हेलीडे वॉकर के अंदर स्पेलिंग लिख दिया तो भाई देख लेना, रेस्निक हेलीडे वॉकर की लाल रंग की मोटी सी किताब आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन वाली, उसमें दी गई है। 1792 में रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ने कहा, क्या कहा कि 1 मीटर, हम बताएंगे क्या होता है आपको। 1 मीटर को उन्होंने पता कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर। क्या कहना है इस चीज का, अगर आप इक्वेटर बनाए, हाँ जी, इक्वेटर की नॉलेज उस समय भी लोगों को थी, इक्वेटर कोई ऐसी लाइन नहीं कि निकल रही है जी दुनिया को आधा काट दिया, नहीं। और ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, जोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर कोई मैं 9th-10th के लेक्चर देखे तो कहेगा जोग्राफिक होता है, मैग्नेटिक होते हैं, तो कौन सा है ये? तो भाई ये जोग्राफिक नॉर्थ पोल है। अगर आप जोग्राफिक नॉर्थ पोल से कोई एक पॉइंट उठाओ इक्वेटर पे, कहीं भी उठाओ, कि इन्होंने क्या एज्यूम करा था कि अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर है। इनकी एजम्पशन ये थी कि अर्थ क्या है, कि अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फेरिकल प्लेनेट है। हालांकि इन रियलिटी अर्थ में भी परफेक्ट स्फेरिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, आप कोई भी डिस्टेंस लो, इसको एक्स मानो, ये डिस्टेंस आप पकड़ो नॉर्थ पोल से इक्वेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट गिरा दो। तो इन्होंने कहा 1 मीटर क्या है, ये जो दूरी एक्स है 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब एक को 10 से डिवाइड कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 मिलियन क्या होता है बताओ। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। अगर आप ये फॉर्मूला पकड़ो तो ये क्या है, 1 मीटर की डेफिनेशन दी इन लोगों ने। अब क्या ये सही थी, क्या ये सही थी, करेक्टनेस की मैं बात कर रहा हूं, कितनी ये करेक्ट थी, क्योंकि आज हम इसको नहीं लेते। करेक्टनेस कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली ये क्लोज थी वैल्यू के,
क्यों एक्स की रफली वैल्यू, रफली एग्जैक्ट नहीं, रफ वैल्यू 10 की पावर 4 किलोमीटर। न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर यहां भी काम आ गया। 10 की पावर 4 किलोमीटर है, तो अगर आप इसे देखो क्या ये 1 मीटर होगी रफली? अगर हम x को ये लें कि x रफली 10 की पावर 4 किलोमीटर है, तो क्या वो 1 किलोमीटर कितने के बराबर है? लिखो यहाँ पे 10 की पावर 3 मीटर के, हाँ जी, तो कितना 10 की पावर 7 मीटर। अब रफली x बाय 10 की पावर 7 को रफली क्या 1 मीटर नहीं लिख सकते? 10 की पावर 7 बाय 10 की पावर 7 1 मीटर रफली है, लेकिन इसको क्यों हम लोग आज फॉलो नहीं करते? 2 पॉइंट्स हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली बात, लैक ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन है। और दूसरी बात, टू डिफिकल्ट, क्या हर देश पहले वैल्यू निकाले फिर अपने मेजरमेंट्स करे? टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और कॉमन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई, कॉमन लोग, स्टूडेंट्स, इन लोगों को ये चीज समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके ये डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स हैं। बट एटलीस्ट दे ट्राइड टू यूनिफॉर्माइज द सिस्टम, और उन लोगों ने कुछ हद तक सिस्टम को यूनिफॉर्मिटी लाके भी दी, कुछ हद तक यूनिफॉर्मिटी लाके भी दी। ठीक है, तो ये चीज है कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली तो 1 मीटर की डेफिनेशन निकाली। अब फिर आया आगे का दौर, और जमाना आगे बढ़ा, और चीजें बढ़ती गई आगे, और फिर हमें मिला एक एग्जैक्ट 1 मीटर की डेफिनेशन। हमें क्या मिली? एग्जैक्ट 1 मीटर की डेफिनेशन क्या मिली? हमें अब 1 मीटर की, अब कौन आया प्ले में? सीजीपीएम बॉडी बनी। हाँ जी, जब कंट्री सेटल होने लग गई, तो इन्होंने क्या कहा? 1 मीटर क्या है जो हम आपको रेप्लिका भेजेंगे? प्लेटिनियम इरिडियम की बनी, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होती, प्लेटिनियम इरिडियम की बनी हुई। उन्होंने एक बार भेजी कंट्रीज को वर्ल्ड वाइड, प्लेटिनियम और इरिडियम की। इनके हिसाब से 1 मीटर क्या है? 1 मीटर क्या है? द लेंथ बिटवीन एनी टू engraved lines on the प्लेटिनियम। ये कहानी भी रश्मि खलीडे वॉकर की है। प्लेटिनियम इरिडियम बार प्रोवाइडेड बाय सीजीपीएम। सीजीपीएम ने जो भी बार बनाई, अगर आप उसके अंदर 2 एंग्रेव्ड लाइंस पकड़ो, प्लेटिनियम इरिडियम की बार भेजी, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होती और ट्रैवल होने में भी कोई में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, 2 एंग्रेव्ड लाइंस कि मतलब इनके अंदर 2 गड्ढे करेगा, लाइंस के अंदर 2 गड्ढे करेगा, एकदम खोद खोद के गड्ढे जिसे कहते हैं, और इन 2 गड्ढों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 1 मीटर। आप एक बार लो, उसमें 2 गड्ढे कर दो, और इन्होंने क्या बोला? यही दूरी क्या है? 1 मीटर दूरी है। अब पूरी वर्ल्ड वाइड इनकी रेप्लिकास को क्या किया गया? सर्कुलेट किया गया। रेप्लिकास क्या हुई? वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हुई, और इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? ये क्या थी? इसके बेनिफिट्स क्या मिले? एक तो भाई यूनिफॉर्मिटी आई, हाँ जी, यूनिफॉर्मिटी तो आई, ये चीज तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। और दूसरी बात क्या है? ये एग्जैक्ट थी, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड थी, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू थी। और तीसरी बात, इजी टू अंडरस्टैंड थी, इसको समझना आसान था, इजी टू अंडरस्टैंड। ये इजी टू अंडरस्टैंड थी, यूनिफॉर्मिटी लाई और एग्जैक्ट वैल्यू लाई, ये बार बनी थी प्लेटिनियम और इरिडियम की। और इसकी एक जो ओरिजिनल वो है, ये आईबी ऑफ, मतलब जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कहां पे है? पेरिस में है। इसकी ओरिजिनल कॉपी वहां रखी है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वहां पे रखी है। तो आप 2 एंग्रेव्ड लाइंस पकड़ो और उनके बीच में लाइन खींचो, तो बार में क्या बना? प्लेटिनियम इरिडियम बार में 1 मीटर मिल गया आपको। समझ में आ गई ये चीज? ऐसी हम 1 किलोग्राम की बात करें थोड़ी सी,
ऐसी हम थोड़ी सी बात 1 किलोग्राम की करें कि 1 किलोग्राम ये चीज कैसे यूनिफॉर्माइज हुई भाई। तो सीजीपीएम ने इसमें भी काम किया। सीजीपीएम ने कहा कि हम ना एक सिलेंडर तैयार करते हैं जिसका एग्जैक्ट वजन क्या होगा, 1 किलो होगा। और ये सिलेंडर भी इन्होंने पता किससे बनाया था, प्लेटिनियम इरेडियम का सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की पूरा सिलेंडर भाई, हॉलो सिलेंडर नहीं था ये, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इसकी हाइट है 3.9 सेंटीमीटर। इसका भी एक ओरिजिनल वर्जन आईबी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पेरिस में रखा है, ठीक है। और इसका ये रेडियस लिया गया 1.95 सेंटीमीटर, इसका एग्जैक्ट आधा, और डायमीटर था 3.9 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। तो इसकी रेडियस क्या है 1.95 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर क्या है 3.9 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 1 किलो का एक सिलेंडर है, और इसकी रेप्लिका भी क्या भेजी गई, ये किसका बना था, इन्होंने क्या कहा 1 केजी क्या है, इस सिलेंडर के बराबर है। सिलेंडर इशूड ऑथेंटिकली, जो ऑथेंटिकली इशू की गए सीजीपीएम के, और जो किसके बने थे, प्लेटिनियम इरिडियम के। और इसकी रेप्लिकास क्या हुई, रेप्लिकास का क्या हुआ यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन हुआ, वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन हुआ, और जिन कंट्रीज में पहुंचाएगी उन्होंने खुद इसकी रेप्लिकास अपने देश में सर्कुलेट करने के लिए क्रिएट कर। समझ में आई ये चीज। अब देखो हम लोग तो ये देखते हैं कि वो लोहे के उसमें तोलते हैं, जो हम सब्जी वब्जी लेने जाते हैं लोहे के में क्यों होता है, क्योंकि आयरन चीप होता है। लेकिन जो उन लोगों ने भेजी सीजीपीएम ने वो प्लेटिनियम और इरिडियम की, तो नॉर्मल प्लेटिनियम यूज करना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनियम होता ही इतना महंगा है। तो नॉर्मल में हम लोहे की बनाते हैं, जो जिन कंट्रीज में पहुंची उन कंट्रीज उसकी लोहे की कॉपी बना के लोगों में सर्कुलेट कर दी। हाँ जी, लेकिन इन लोगों ने ये क्यों भेजा, ताकि ये करोड़ ना हो, खराब ना हो जल्दी, की मेजरमेंट में कभी कोई एरर ना आए, इसलिए। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, ऐसी टाइम की कहानी चलती है, ऐसी टाइम की कहानी है। ऐसी किसकी कहानी है, हमारी टाइम बाबू की। टाइम में भी क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या होती थी, क्लॉक्स होती थी। हम क्लॉक्स की मदद से टाइम को डिफाइन करते थे। तो सबसे पहले क्या है हमारा सनडायल। सबसे पहले तो भाई तुक्का मारना आया था वैसे, सनडायल कि आसमान में देख के एक आदमी बजाएगा शाम होने वाली है, सनडायल। फिर उसके बाद क्वार्ट्ज वाली क्लॉक्स आई। क्वार्ट्ज वाली से सबसे पहले तो क्या आई, क्वार्ट्ज वाली से पहले क्या आई, पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स। और पेंडुलम क्लॉक्स के बाद क्या है, क्वार्ट्ज वाली क्लॉक्स, जो हमारी एनालॉग क्लॉक्स है, और तो डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, पता नहीं कौन कौन सी प्रजाति की वॉच आती है भाई। इसके बाद कैसे डिफाइन होने लग गया, अब हमें क्या चाहिए थी, एक्यूरेसी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि देखो फिजिक्स क्या हेल्प करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। आप जितने ज्यादा एक्यूरेट होगे, आप उतने एग्जैक्टली उतने प्रिसाइजली फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे। अब जैसे आप एप्पल मैप यूज करते हो, गूगल मैप यूज करते हो, कोई सा मैप यूज करते हो, तो क्या करता है वो आपके डिस्टेंस को ट्रैक करता है, और फिर एग्जैक्ट एक्यूरेटली टाइम जितना प्रिसाइज हो सकता है उससे आपको बताता है कि हाँ आप इतनी देर में अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। और ये चीज तो जैसे स्पेस प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सब में तो और भी प्रिसाइज होनी चाहिए, वरना अगर ट्रेजेक्टरी गलत हुई तो आप क्रैश हो जाएगा आपका पूरा प्रोजेक्ट। तो एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और एक्यूरेट क्लॉक्स बनाई, और आज तक हम लोग एक्यूरेट क्लॉक्स बना रहे हैं। अगर मान लो किसी क्लॉक में 0.0000001 सेकेंड का भी एक्यूरेसी बढ़ता है, तो वो भी एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है फिजिक्स की दुनिया में। कैन यू इमेजिन मेजर अचीवमेंट। तो ओवर द टाइम हम इसको 1980s के जमाने में कैसे डिफाइन होने लग गया, स्पीड ऑफ लाइट की मदद से। स्पीड ऑफ लाइट की मदद से हमने इसे डिफाइन करना चालू कर दिया। कैसे, ये कहानी भी रचने के लिए वॉकर में मिलेगी आपको। जैसे क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला गया, देखो स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस बाय में क्या है, टाइम। अब देखो c बाय t, तो टाइम हो गया यहां पे डिस्टेंस बाय c। अब डिस्टेंस क्या होगा कि ये 1 हो जाए, टाइम को अगर मुझे 1 सेकेंड बनाना है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए
299792458। तो क्या लिखा, द टाइम टेकन बाय स्पीड ऑफ लाइट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 299,792। ये मेरा फोन नंबर नहीं है, कहीं कोई कॉल करने लग जाए भाई, ये स्पीड ऑफ लाइट है। यही हमारी रफली क्या है, 3 × 10 की पावर 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको अगर आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 रफली हो गया 2.9979245 × 10 की पावर 8। तो इसको हम रफली 3 × 10 की पावर 8 लिखते हैं। ऐसे हम लोग डिस्टेंस को भी डिफाइन करने के लिए आ गए थे कि सी क्या है, ये वैल्यू है, तो डिस्टेंस 1 मीटर को हमने क्या कहने लग गए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1/299,792,458 सेकेंड्स बाय लाइट, उसको हमने क्या कहने लग गए जी, ये 1 मीटर हुआ। कैसे, देखो ना, 1/299,792,458 सेकेंड्स इंटू में सी इज इक्वल टू 1 मीटर नहीं आएगा, ये भी 292,792,458 है, क्योंकि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम क्या है, डिस्टेंस के बराबर, खत्म भाई कहानी। ठीक है, तो टाइम के लिए भी हमें काफी हद तक चीजों को एक्यूरेट और प्रिसाइज करने की जरूरत पड़ी, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मोर एंड मोर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। एटॉमिक लेवल पे भी काम चलाने की कोशिश करी गई थी कि हम टाइम को एटॉमिक लेवल पे डिफाइन करें। और आपको पता है वेट की एक बात स्पेशल बताऊं मैं, कि जैसे किलोग्राम है, हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं किलोग्राम में एटॉमिक लेवल की बातें करने के लिए, है ना, किलोग्राम में एटॉमिक लेवल की बातें करने के लिए। तो एटॉमिक लेवल की बात करने के लिए क्या किया गया, एक एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई, जो किसका वजन माना गया, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने क्या लिया, 12 एटॉमिक मास यूनिट उठाई, ये क्या है जी, हमारी कार्बन 12 एटम, 12 C12 एटम से हमने चीजें उठाई, और कार्बन 12 एटम आइसोटोप, इससे हमने एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट उठा के चीजों को एटॉमिक लेवल पे वेट को लेके जाने की कोशिश करी। किलोग्राम में इसको डिफाइन करना प्रॉब्लम होती है। क्या एटॉमिक मास यूनिट भी एक यूनिट है किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की, यस, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। एटॉमिक यूनिट हो सकती है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, AKMU ये चीज है। किलोग्राम है, हाँ जी एसआई यूनिट है एक फंडामेंटल क्वांटिटी वेट की। ऐसी AMU भी एक यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी वेट की, लेकिन एसआई नहीं है। चलो अब इसके आगे आते हैं हम, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये कौन सी क्वांटिटीज होती है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, द वंस विच कुड बी डेराइव्ड। डेराइव्ड का क्या मतलब होता है, निकाली गई फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या कहते हैं, डेराइव्ड। जैसे क्या है, सबसे पहले आप देखो, हमने मान लिया एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ या पाई आर स्क्वायर, कुछ भी लो, पाई आर स्क्वायर में भी क्या है, पाई की थोड़ी कोई यूनिट होती नहीं। तो देखो लेंथ में क्या है, मीटर इंटू मीटर, क्या वैल्यू है इसकी, मीटर स्क्वायर, एरिया ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसे आप पकड़ो वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब, ऐसे पकड़ो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, चाहे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पकड़ो, 1/3 की वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर एच, ये क्या आ गई, मीटर क्यूब। तो आप ये किससे डेराइव कर रहे हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से भाई। ऐसी डेंसिटी हो गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो, रो क्या है, ग्रीक लेटर, मास क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सब क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं भाई। ऐसी क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होती है, MA किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, तो क्या आप इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डेराइव नहीं कर पा रहे, इसलिए ही तो ये डेराइव्ड है कि आप इन्हें निकाल पा रहे हो। जैसे हमने वर्क पकड़ा, वर्क क्या है बताओ मुझे, फोर्स क्रॉस में डॉट प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारी 1 जूल, ये हमारी जूल को हमने इसमें लिखा। और ऐसे ये क्या है, न्यूटन, न्यूटन तो उसको नाम दे दिया, एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का नाम न्यूटन है, जो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी डाइन हो सकती है, उसकी ये इसमें होगी। चलो भाई, वर्क हो गया, पावर हो गई, पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम क्या होगी बताओ मुझे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर पर सेकंड।
क्या होगी s बाय 1 यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब। ये क्या है हमारी पावर, ये किसकी यूनिट है, वॉट की। अब बताओ मुझे, क्या हमने डेराइव नहीं किया, हाँ हमने फंडामेंटली ही डेराइव करा, फंडामेंटल क्वांटिटीज उठाई और करते क्या डेराइव। लेकिन ये क्या है, न्यूटन क्या है, न्यूटन एक नाम दिया गया, हमने कहा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखूं मैं, जब मैं न्यूटन लिख सकता हूं। हमने इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना चालू किया, इसलिए इनको नाम मिले। अच्छा, अब एक तरीके की और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये दूसरा टाइप तो हो गया हमारा। एक लास्ट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज करते हैं, फिर इस लेक्चर का स्वाहा करते हैं। ठीक है भाई, शुरू करें। चलो, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, मतलब मदद करने वाली फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल। और फिर कितनी है, दो है। जैसे सबसे पहला होता है इसमें प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। प्लेन एंगल क्या होता है, दो लाइंस या दो प्लेन्स के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू प्लेन्स। जो एंगल दो लाइन और दो प्लेन के बीच बने उसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्लेन एंगल या सिर्फ एंगल। जैसे आपने दो प्लेन लिए, हाँ जी, इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, इनके बीच में भी तो कुछ एंगल बनेगा। हाँ, इनके बीच में भी कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोला, थीटा। हमने कि वो एंगल क्या है, थीटा है यहाँ पे हमारा प्लेन एंगल, या सिर्फ इसे एंगल कहें कॉमन लैंग्वेज में तो हमारी। और ऐसी दो लाइंस के बीच में बन सकता है भाई, दो लाइंस के बीच में नहीं बन सकता आपका प्लेन एंगल, बन सकता है थीटा। थीटा थीटा ये थीटा नहीं है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या थीटा है ना हमारा, हाँ। तो थीटा क्या हमारा प्लेन एंगल या एंगल, क्या दो लाइंस के बीच बन सकता है या दो प्लेन्स के बीच में। मतलब मेजर बात है क्या कर रहा है, या तो वन डायमेंशन में काम कर लूंगा मैं, या टू डायमेंशन में काम कर लूंगा, 3D में काम नहीं करूंगा। प्लेन क्या होगा, 2D। अब क्या दो प्लेन तो 3D नजर आने लगेगा। तो 3D में भी कुछ हद तक रेलिवेंस रख सकता है कि आप ऐसे वो दो प्लेन टिका दे, 3D दो प्लेन हो गए 2D, तीन प्लेन्स के बीच में क्या करते हैं। तो 3D से ज्यादा है 1D और 2D के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दो प्लेन टिका दो, 2D ही तो हुआ। एक ऐसे प्लेन, एक ऐसे प्लेन, दो लाइन में तो एक प्लेन तैयार होता है, ये क्या हुआ, एक प्लेन। और दो प्लेन टिका दो तो 3D नहीं हो गया। सोचो ना, अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है और वो वाई जेड प्लेन है, तो क्या ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे कि एक ये प्लेन एक ये प्लेन, हाँ जी। और ये क्या, ये दो क्या बना रहे हैं, ये दो लाइंस मिलकर क्या बना रही है, एक प्लेन तैयार कर रही है। और दो प्लेन मिले तो भी एक एंगल बनता है, जो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल या एंगल। इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, रेडियंस, जिसका सिंबल होता है RAD डॉट। चलो भाई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो डिग्री का पता था। भाई जो आपकी डिग्री होती है ना, जो आपकी डिग्री होती है, ये क्या है, कॉमन यूनिट है, एक काफी फेमस यूनिट है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए काफी हद तक आपकी फेमस यूनिट है। लेकिन ऐसा यूनिट इसकी रेडियंस ही है, क्योंकि रेडियंस का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है। अब मैं एक बात सुना आपको, छोटी सी बात, कॉमन यूनिट है डिग्री इसकी। और डिग्री में बहुत सारा सिस्टम होता है, सेक्सडेसिमल सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम होता है, ग्रीक सिस्टम होता है, बहुत सिस्टम होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अच्छा जी, अब रेडियंस में देखो क्या होता है, जो आपका 0 डिग्री है वो क्या है, 0 रेडियंस। हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब आप यहाँ पे पकड़ो π/2 रेडियन। π/2 रेडियन क्या आपका 90 डिग्री, प्लेन बनाया मैंने, 90 180 डिग्री पे है यहाँ पे, ये क्या हुआ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से बढ़े और यहां पहुंचे, 3π/2 रेडियंस 270 डिग्री, इसका तिगुना यहाँ पे पहुंचे। इसका यहाँ पे क्या पहुंचे, 2π रेडियंस 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 0 रेडियन 0 डिग्री, 0 रेडियन, π/2 रेडियन 90 डिग्री, उसके बाद पाई रेडियन 180 डिग्री, 3π/2 रेडियन 270 डिग्री, 2π रेडियन 360 डिग्री। समझ में आ गया, हाँ जी। अब देखो, ये तो हो गई भाई कहानी किसकी, रेडियंस की, इसकी यहाँ पे कोई अभी मुझे जरूरत खास नहीं है। बड़े आगे, चलो अब आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल पे।
इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, यहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को मैं ही मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मुझे ही पता है भाई, साइन ए प्लस बी tan ए प्लस बी इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। चलो भाई दूसरी बात, अब आ जाओ आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है? ये एक हिसाब से समझ लो 3D टाइप ऑफ एंगल होता है। 3D टाइप ऑफ एंगल, आप उस एंगल को तो 2D में मेजर कर सकते हो। देखो वो एंगल 1D 2D 3D सब में वैलिड होता है, लेकिन आप उसे तो खुद 2D में मेजर करोगे, वो दो चीज एक्सिस के बीच में ला कर ऐसे, तो क्या है 2D ही तो है वो। हाँ जी, वो क्या है 2D है। अब ये 3D टाइप ऑफ एंगल है, जैसे इसका जो हमारा थीटा है उसका फॉर्मूला होता है DA/r²। जैसे आपने ले लिया एक कोन, आपने कोन ले लिया, इसका कुछ एरिया होगा, ऐसे यहां कुछ एरिया होगा। हाँ जी, और ये है आपका थीटा। तो इस वाले थीटा की वैल्यू पता क्या है? DA/r²। इसका इस्तेमाल यहां कहीं नहीं होगा, पूरी 11वीं में ना के बराबर ही हो, कहीं होगा तो मैं बता दूंगा दोबारा से। DA/r²। तो 3D टाइप ऑफ है। 3D टाइप ऑफ कब होता है? कि जैसे मान लो मैंने एक कमरा पकड़ा, क्यूब लिया, कपड़ा, सॉरी कमरा, कपड़ा कमरा, और मैंने इसे ऐसे ड्रिल आउट कर दिया, चारों कोने पकड़े इसके और ऐसे एक जगह ड्रिल आउट कर दिया, तो ये क्या बना? पिरामिडल शेप कैविटी बनी। हाँ जी, तो ये पिरामिडल शेप कैविटी में भी तो कहीं यहाँ पे थीटा बन रहा होगा, तो DA, ये चीज पकड़ो, ये यहां से एरिया पकड़ो, ये यहां से एरिया पकड़ो, ये क्या है? ये क्या है हमारा? थीटा। तो ये यहाँ पे भी कुछ एरिया बनाएगा। हाँ जी, और ये यहाँ पे भी कुछ एरिया बनाएगा। हाँ जी, तो थीटा क्या है? DA/r²। यहाँ पे आर नहीं होगा तो फॉर्मूला चेंज होते रहेंगे। जैसे आपने मान लो ये ले लिया, सिलेंडर उठा लिया, एक सिलेंडर में एक कॉनिकल कैविटी तैयार करी आपने। हाँ जी, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये चीज देखो, तो ये क्या है? 3D टाइप ऑफ एंगल है, थीटा। और सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहते, आई एम रियली सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल बच्चों, सॉलिड एंगल। मैं मजाक कर रहा था, इसका नाम सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, बच्चों की बात थोड़ी बताएंगे यहाँ पे। तो क्या है 3D टाइप ऑफ एंगल? जैसे क्या होता है? कॉनिकल कैविटी, कैविटी मतलब होता है खोद डालना, ड्रिल कर देना ऐसे, या पिरामिडल कैविटी, ये कह लो पिन पॉइंटेड कैविटीज में पाया जाता है, पिन पॉइंटेड कैविटीज। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर आएगा डायमेंशन पे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई, नोट्स बनाते रहना और अपनी पढ़ाई जारी रखना।